हेलो स्टूडेंट्स, आज 12th क्लास का और एक टॉपिक हम ले रहे हैं जिसका नाम साइक्लोट्रॉन है। ये साइक्लोट्रॉन बेसिकली उस लेक्चर पे बेस्ड है जो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ा था। और अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि जब भी आप एक चार्जेड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड में उस चार्जेड पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है जिसको हम लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। उसी लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स के नाम पे और एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर आप इसी चार्जेड पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डालते हो, बोलो तब क्या होता है। सर हमें तो पता है, तब चार्जेड पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, ये हम जानते हैं और यही कॉन्सेप्ट आज हम यूज करने वाले हैं। पहले बात होगी दैट व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। याद रहे साइक्लोट्रॉन का क्या मतलब है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस हमारे पास है जो चार्जेड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना चाहता है, या साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस हमारे पास है जिससे हम चार्जेड पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सके। एक्सेलरेट का मतलब क्या है, उनकी वेलोसिटी को चेंज कर सके। वेलोसिटी चेंज करने का क्या मतलब है कि उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सके। मतलब ये साइक्लोट्रॉन क्या करता है, जब इसके अंदर किसी भी चार्जेड पार्टिकल को डाला जाता है, आगे आगे आप देखोगे दैट सिर्फ ये पॉजिटिवली चार्जेड हैवी चार्जेड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। अभी तक आप याद रखो दैट साइक्लोट्रॉन जो है ये चार्जेड पार्टिकल्स की वेलोसिटी को एनॉर्मसली इंक्रीज करता है। मतलब अगर आपके पास एक चार्जेड पार्टिकल है और आपको इसको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी है, बहुत तेज चलाना है, एक एनर्जेटिक पार्टिकल बनाना है। एनर्जेटिक पार्टिकल मींस जिसके पास बहुत सारी कौन सी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए सर, उसके लिए तो वेलोसिटी चाहिए। इसका मतलब उसके पास बहुत सारी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये वही काम करता है। जब आप चार्जेड पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन में डालते हो, ये उसकी वेलोसिटी को बहुत हद तक बढ़ाता है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने दो कॉन्सेप्ट्स लिए। एक, जब हम बात करेंगे दैट साइक्लोट्रॉन एक चार्जेड पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, तो हम बताएंगे दैट चार्जेड पार्टिकल लार्जली एक्सेलरेट होगा, मतलब उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, आपको स्टोरी सुननी है, मैं शायद यहीं पे खड़ा रहूंगा और आपको सुननी है। तो साइक्लोट्रॉन क्या करता है, ये अगर वेलोसिटी को चेंज करेगा, हम कहेंगे दैट इसने चार्जेड पार्टिकल को क्या किया, बोलो बेटा, एक्सेलरेट किया। इसलिए हमने कहा कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो चार्जेड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराने के काम आता है। या अब जब वेलोसिटी चार्जेड पार्टिकल की बढ़ जाएगी, पार्टिकल एक्सेलरेट होगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। तो हम कहेंगे दैट अगर आप इसमें एक चार्जेड पार्टिकल को डालोगे, ये साइक्लोट्रॉन उसकी एनर्जी बहुत हद तक बढ़ाएगा और हम ये कहेंगे दैट साइक्लोट्रॉन क्या प्रोड्यूस करेगा, हाईली इनर्जेटिक पार्टिकल्स को। तो ये हाईली इनर्जेटिक पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है। ये उन चार्जेड पार्टिकल्स की एनर्जी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है जिनको आप इसमें डालोगे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि साइक्लोट्रॉन का यूज क्या है। सो साइक्लोट्रॉन किस लिए यूज होगा, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल्स। मैं ये वर्ड उधर ही रखता हूं कि नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल्स जो है वो एक्सेलरेट क्यों नहीं होंगे, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट क्यों नहीं होगा अगर उसको किस में डाला जाएगा, साइक्लोट्रॉन में। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्जेड हेवी पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स हेवी होने चाहिए, चार्जेड पार्टिकल होने चाहिए, एंड प्रेफरेबली उनके पास कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। उन्हीं चार्जेड पार्टिकल्स को ये एक्सेलरेट करने के काम आता है, या ये उनकी एनर्जी बढ़ाने के काम आता है। लेकिन जब इसने इस चार्जेड पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज किया, इसकी एनर्जी को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, अब सवाल पैदा होता है सर ये किस काम आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जिसकी आपने वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज की है, जिसकी आपने काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बनाई है, हमें क्यों चाहिए ये, हमें क्यों साइक्लोट्रॉन चाहिए। साइक्लोट्रॉन हमें चाहिए इन ऑर्डर टू
एक्सेलरेट द चार्जेड पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल्स की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये पार्टिकल्स हमारे किस काम के, जिनके वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमने कहा देखो, जो भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, ठीक है ना, जो भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, उनको स्टडी करने के लिए हम बेसिकली इनका यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने कौन लिया था? हां सर, वहां तो अल्फा पार्टिकल लिया था। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? सर वो तो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या इसी से गोल्ड न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया था? यस सर, इसी से तो किया था। लेकिन अगर आप प्रॉपरली देखोगे, हम न्यूक्लियस को क्या मान के चलते हैं कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। जब आप इस अल्फा पार्टिकल को इस पॉजिटिव चार्ज पे टारगेट करते हो, तो ये अल्फा पार्टिकल ऑब्वियसली रिपेल होगा, ये थोड़ी इधर जाएगा। ये तब यहां जा सकता है, इसके बिल्कुल नजदीक तब जा सकता है जब ये बहुत तेज चलेगा। अगर ये अल्फा पार्टिकल स्लो चल रहा है, तब ये पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस का है, ये इसको रिपेल करके डिफ्लेक्ट कर देगा, इसको वापस फेंकेगा। लेकिन अगर आपने इस पॉजिटिवली चार्जेड अल्फा पार्टिकल को क्या किया, हाँ बोलो क्या किया, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज की, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज की, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये इस न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकता है, ये इस न्यूक्लियस को बम्बार्ड कर सकता है, या हम इस अल्फा पार्टिकल को इस न्यूक्लियस पे बम्बार्ड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सी दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द न्यूक्लियस। इसीलिए हमने कहा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो अंदर इसके है, उनको स्टडी करने के लिए हमें हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स चाहिए। तो वो कहां से लाएंगे? सर वो तो साइक्लोट्रॉन से लाएंगे। तो साइक्लोट्रॉन का इनडायरेक्टली ये भी यूज हुआ कि साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू स्टडी क्या, न्यूक्लियर रिएक्शंस इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, और एक फिनोमेना आपने सुना होगा, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, अगर आपको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन चाहिए, आपको किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना है और वहां से अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स ऑब्टेन करने हैं। आपने सुना होगा केमिस्ट्री में दैट रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास कुछ हेवियर न्यूक्लिय होते हैं, जैसे यूरेनियम है, वो खुद ही एक्सप्लोड होता है, खुद ही टूट जाता है, और वहां से अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। अगर आपको ये अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स आर्टिफिशियली चाहिए, तब आप एक न्यूक्लियस को ब्रेक करते हो, बम्बार्ड करते हो। किस चीज से? जब आप इस पे हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल को क्या करते हो, हाँ बोलो, आप हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल को इस पे बम्बार्ड करते हो। ये न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है, तो वहां से आप ऑब्टेन क्या करते हो, अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स को। तो दूसरा यूज आ गया सर, एक तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए यूज होगा, कौन? साइक्लोट्रॉन। दूसरा ये किसके यूज होगा? ये यूज होगा फॉर आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। फॉर आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन टू ऑब्टेन क्या, बोलो, अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। तो ये कुछ यूजेस है बेसिकली किसके? साइक्लोट्रॉन के। साइक्लोट्रॉन किस चीज के लिए यूज होता है? लेकिन मेन जो आइडिया है साइक्लोट्रॉन का, वो ये है दैट साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस। साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस है बेटा जो किस लिए यूज किया जाता है, विच इज यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्जेड हेवियर पार्टिकल्स। जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, हेवियर चार्जेड पार्टिकल्स, जैसे आयंस है, अल्फा पार्टिकल है, ड्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सारे हेवियर चार्जेड पार्टिकल्स है, पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल्स। प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन या पॉजिटिवली चार्जेड आयंस जो है, उनको एक्सेलरेट करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। और उनको एक्सेलरेट करने का मतलब यह है कि हमें बेसिकली उनकी वेलोसिटी बढ़ानी है, उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हम उनका यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड इन ऑर्डर टू अंडरगो व्हाट, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। तो मैं इस चीज को यहां पे नोट करना चाहूंगा। सो व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस। एक साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस है, हाँ आप साथ साथ नोट कर सकते हो, ए साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस। साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस है
जिसको हम कहां पे यूज करते हैं, विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट, किनको एक्सेलरेट करने के लिए, पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल्स, बल्कि हम लिखेंगे पॉजिटिवली चार्जेड हेवियर पार्टिकल्स, जिनका मास थोड़ा ज्यादा हो, जैसे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास है, ड्यूट्रॉन का प्रोटॉन से भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा है, इसी तरह अल्फा पार्टिकल का और आयन्स का. सो a cyclotron is a device which is used to accelerate positively charged heavier particles like, बोलो कौन, प्रोटॉन्स कामा ड्यूट्रॉन कामा अल्फा पार्टिकल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स. यहां हम लिखेंगे कामा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स एक्सेट्रा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स एटसेट्रा, जो भी आपके पास दूसरे कोई पार्टिकल्स होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड हेवियर पार्टिकल्स. ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन का यूज है. अच्छा, इससे क्या होगा जब आप इसको एक्सेलरेट करोगे तो क्या होगा, हम ऑब्टेन करेंगे एक हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल को. व्हेन अ चार्जेड पार्टिकल, जब भी एक चार्जेड पार्टिकल को, व्हेन अ चार्जेड पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, चार्जेड पार्टिकल is accelerated by a cyclotron, जब साइक्लोट्रॉन इसको एक्सेलरेट करता है तब क्या होता है, जरा बोलो. इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, हाँ बोलो, इंक्रीजेस. और ये क्या बन जाएगा, एंड इट बिकम्स, और ये बन जाएगा ए हाईली एनर्जेटिक चार्जेड पार्टिकल. ये एक हाईली एनर्जेटिक चार्जेड पार्टिकल बन जाएगा, हाईली एनर्जेटिक चार्जेड, हाँ बोलो, पार्टिकल. किसके लिए यूज होगा, विच इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ, किनको स्टडी करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस कामा फॉर, और किसके लिए, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, किसके लिए, टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करने के लिए, बोलो, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, टू ऑब्टेन अल्फा गामा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स. तो इस चीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. अब सवाल है दैट ये किस फिनोमेना में पे काम करता है. देखो, दो कॉन्सेप्ट्स है फिजिक्स के जिन पे काम करता है. मैं वो कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर करना चाहूंगा. वो कॉन्सेप्ट्स आपने पहले ही पढ़ के रखे हैं, हमें उन दो कॉन्सेप्ट्स को यहां पे यूज करना है. कॉन्सेप्ट क्या है, आपको याद होगा, अगर एक चार्जेड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो ऑब्वियसली यहां पे प्रूफ देख सकता है. देखो, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं सर, एक साइड से पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, दूसरी साइड से नेगेटिव चार्ज रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो जाएगा. कुछ ऐसे, ये मैंने यहां पे पॉजिटिव प्लेट रखा, ये नेगेटिव प्लेट रखा. देखो, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी. कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव. तो इस रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा. यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा. अगर आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्जेड पार्टिकल को डालोगे, लाइक आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, आपने इसको इसमें डाला है, जरा मुझे बताओ क्या ये पॉजिटिव चार्ज वहीं पे रहेगा कि रिपेल हो जाएगा. सर, इसको तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा. अगर इसने इसको रिपेल किया, इसने अट्रैक्ट किया, तो ये मूव हो जाएगा. कहां से कहां सर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ.
अगर ये मूव हुआ, क्या इसको काइनेटिक एनर्जी मिली? हां सर, इसको तो काइनेटिक एनर्जी मिली। क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हुई? यस सर, इसकी वेलोसिटी तो चेंज हुई। देखो, हमने इसको रेस्ट में रखा था, इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जब इसने इस पे रिपल्शन एक्सर्ट किया, इसने अट्रैक्शन एक्सर्ट किया, तो इसको वेलोसिटी मिली। क्या वेलोसिटी चेंज हुई? यस सर। अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या हम बता सकते हैं दैट ये चार्जेड पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ है? बिल्कुल एक्सेलरेट हुआ है। तो जब भी आप किसी चार्जेड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाओगे, तब ये चार्जेड पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। हां, ये चार्जेड पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, और आप उस एक्सेलरेशन को जान भी सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ना? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर इसी चार्जेड पार्टिकल को मूव कराया जाए, किस फील्ड में? हां, मैग्नेटिक फील्ड में, तब इस पे और एक फोर्स लगता है। कौन सा? लोरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। याद है कि नहीं? हां सर, इस पे तो लोरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। आपको याद होगा, इस पे लोरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स लगता है, F = Q × V क्रॉस B। अगर आप इसी चार्जेड पार्टिकल को एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चलाओगे, राइट एंगल्स पे, याद रहे, राइट एंगल्स पे, तब ये क्या करेगा? सर, ये इसी चार्जेड पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराएगा। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड? सर, मैग्नेटिक फील्ड। याद है? हां सर, बिल्कुल, इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा है दैट जब भी चार्जेड पार्टिकल को एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाला जाएगा, ये चार्जेड पार्टिकल को सर्कुलेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रहे, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेड पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, या उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। मतलब अगर आपको वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा इंक्रीज नहीं करेगा। इंक्रीज कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का एक ही काम है, ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। पढ़ाया है मैंने। इसलिए इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को हम साथ में लेके चलेंगे और साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बनाएंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे, और एक कॉन्सेप्ट भी हम यूज करेंगे जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने प्रूव किया यहां पे, दैट जब भी आप चार्जेड पार्टिकल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे या डालोगे, तो इस पे क्या होगा? इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा, और वो फोर्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर इसी चार्जेड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जाएगा, तब ये फिर से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको लोरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और वो लोरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स इस चार्जेड पार्टिकल की वेलोसिटी को या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, लेकिन ये इसकी क्या करेगा? डायरेक्शन को चेंज करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट ये है दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उसकी वैल्यू इनसाइड अ हॉलो स्फीयर या इनसाइड अ हॉलो मेटल, अगर आपने मेटल एक लिया है, वो अंदर से हॉलो है, तब अंदर उस हॉलो मेटल के, किसी भी शेप का मेटल है, हॉलो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो 0 होती है। आपने पढ़ा होगा जब हमने हॉलोस्फीयर पढ़ा था, हॉलोस्फीयर के अंदर जो नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स मैं आगे लेके जाऊंगा, और इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट्स को मैं यूज करूंगा इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट व्हाट्स कॉल्ड एज अ साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन क्या बताएगा? देखो, साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और वर्किंग कैसे होती है, साथ में मैं लिखते भी जाऊंगा और आप नोट बनाते जाओगे। सी, साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन क्या है? साइक्लोट्रॉन में दो हॉलो मेटल शेप्ड हॉलो मेटेलिक डीज लिए जाते हैं। मतलब सर, हम दो हॉलो डी शेप्ड चैम्बर्स कंसिडर करते हैं जो मेटल के बने होते हैं। ये एक डी शेप्ड चैम्बर है, मेटल का है, लेकिन अंदर से खाली है। और ये हमने दूसरा डी शेप्ड चैम्बर लिया, ठीक है ना? ये भी सेम मेटल का है, सेम साइज का है, ठीक है, दोनों सेम साइज के हैं, दोनों अंदर से हॉलो है, खाली है, ठीक है ना? अब उसके बाद इन दोनों डी शेप्ड मेटल चैम्बर्स को हम बेसिकली कलेक्टिवली डीज का नाम देते हैं। इनको DEES डीज भी कहा जाता है। इस वाले डी को
इस वाले डी चैम्बर को, दोनों को डीज कहा जाता है। अब मैं मान के चलता हूं कि ये डी नंबर 1 है, ये पहला डी है और ये दूसरा डी है, ठीक है ना। इन दोनों डीज को जो है एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ जोड़ा जाता है। अब सवाल है सर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कौन सा होता है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का मतलब यह है कि हम इन दोनों डीज को एक एसी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ देते हैं। सर उससे क्या फायदा? आपको याद होगा ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलती है, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलती है, ये आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव 2 सेकंड के लिए, तो ये नेगेटिव भी 2 सेकंड के लिए पोलैरिटी रहेगी। ये 2 सेकंड के लिए पॉजिटिव, तो ये 2 सेकंड के लिए नेगेटिव रहेगी। ये आप जानते हो। इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं या ऑल्टरनेटिंग सोर्स कहते हैं। तो अगर आप देखोगे यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चेंज हो रहे हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है ना। यही सोर्स हमने इधर लगाया है, तो ये क्या करेगा? ये इन डीज की पोलैरिटी को चेंज करता रहेगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब देखो, अगर आपने इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स को ऐसे जोड़ा है कि D1 पहले पॉजिटिव था और D2 क्या था बोलो? नेगेटिव, है कि नहीं? D1 पहले पॉजिटिव था, D2 नेगेटिव था। 2 सेकंड के बाद ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बनेगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बनेगा। इसी का मतलब है कि हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को यूज किया है। अब हाई फ्रीक्वेंसी क्यों कहा? हाई फ्रीक्वेंसी इसलिए कहा क्योंकि ये जो पोलैरिटी चेंज हो रही है, जिसको मैंने 2 सेकंड कहा, ये इतनी जल्दी चेंज होती है कि आप ये मान के चलो 1,00,000 से 1 करोड़ टाइम्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सचेंज होते हैं इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1,00,000 बार ये पॉजिटिव चार्ज चेंज होता है नेगेटिव में, और नेगेटिव चेंज होता है पॉजिटिव में। या ये 1 करोड़ टाइम्स तक, इतना लिमिट है इसका, 1 करोड़ टाइम्स तक, 1 सेकंड में ये 1 करोड़ टाइम्स पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है और नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। इतना हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हमने जोड़ के रखा है इधर। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने 2 डीज लिए, ये दोनों मेटल के बने हुए हैं लेकिन अंदर से हॉलो है। उसका रीजन मैं दूंगा हॉलो क्यों है। दोनों हॉलो मेटेलिक डीज है और इनको एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ा गया है। और ये ऑसिलेटर क्या करेगा? ये कौन सा काम करेगा? ये ऑसिलेटर इन डीज की पोलैरिटी को आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम चेंज करेगा, लेकिन बहुत जल्दी चेंज करेगा। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब देखो अब क्या होगा। देखो अब कॉन्सेप्ट देखो कहां से हम कॉन्सेप्ट लाएंगे। अगर आप चार्जेड पार्टिकल को इधर फेंकते हो, देखो हमें चार्जेड पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में क्यों डालना है? क्योंकि हमें उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना है। वेलोसिटी इंक्रीज कैसे होगी जरा देखो। v इज इक्वल टू u प्लस at। ये देखो ये आपको पता है, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। अगर आपने चार्जेड पार्टिकल को एक्सेलरेट किया, आप चार्जेड पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हो तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। अगर a बढ़ा तो v बढ़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, इतना ही जरूरी नहीं है। आप वेलोसिटी और 2 तरीकों से बढ़ा सकते हो। आपने t बढ़ाया तो v बढ़ेगा, आपने s बढ़ाया तो भी v बढ़ेगा। आप देखो, चलो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। आप अगर चार्जेड पार्टिकल की एक्सेलरेशन को बढ़ाते हो तब आप उसकी चार्जेड पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो। हमें तो वही चाहिए ना, हमें बेसिकली चार्जेड पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए। अब देखो ये वेलोसिटी 2 और तरीकों से बढ़ सकती है। t अगर इंक्रीज हुआ, टाइम इंक्रीज हुआ तब भी बढ़ेगा, अगर s इंक्रीज हुआ तब भी बढ़ेगा। हम यही कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं। देखो जब हम चार्जेड पार्टिकल को यहां पे रखेंगे, देखो यहां पे जगह
अगर हम रखेंगे चार्जेड पार्टिकल को, ठीक है ना, ये मैं इधर फील्ड बनाता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज आपने यहां से दिया, नेगेटिव यहां से दिया, आपने चार्जेड पार्टिकल को इधर रखा, ठीक है ना, ये चार्जेड पार्टिकल यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेट हो जाएगा, लेकिन ये उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन थोड़ी प्रोड्यूस करेगा। देखो, क्योंकि फील्ड यहां पे कट हो रहा है, अब इसको फील्ड एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। सिर्फ ये चार्जेड पार्टिकल यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेट होगा, मतलब इस चार्जेड पार्टिकल को बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम मिलेगा फील्ड में, क्योंकि ये बहुत जल्दी फील्ड से बाहर चला जाएगा और ये ज्यादा एक्सेलरेट, हाँ बोलो, नहीं होगा। ये बहुत कम डिस्टेंस कवर करेगा, एस कम होगा, ऑब्वियसली एस कम है तो ये ज्यादा वेलोसिटी गेन नहीं कर पाएगा, टी कम है तो ये ज्यादा वेलोसिटी गेन नहीं कर पाएगा। ये ज्यादा वेलोसिटी तब गेन कर पाता, तब ये ज्यादा एक्सेलरेट होता जब इसको टी ज्यादा मिलता, एस ज्यादा मिलता। मतलब आप इस साइक्लोट्रॉन को प्रॉपरली तब वर्क कर पाओगे, आप इसको प्रॉपरली तब काम कर पाओगे जब आप इस चार्जेड पार्टिकल का, ये जो चार्जेड पार्टिकल इधर मैंने डाला है, अगर इसका टाइम इस साइक्लोट्रॉन के अंदर बढ़ जाएगा, अगर ये ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा साइक्लोट्रॉन के अंदर, फील्ड के अंदर, क्योंकि मैंने फील्ड लगाया है, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसको मैंने पॉजिटिव माना, इसको मैंने नेगेटिव माना, तो ये चार्जेड पार्टिकल किस किस प्लेट के बीच में है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में, वैसे ही जैसे मैंने यहां पे सिखाया, ठीक है ना। तो एक्सेलरेट होना तो लाजमी है, क्योंकि ये एक्सेलरेट होगा ही होगा अब। लेकिन अब ये एक्सेलरेशन ज्यादा होगी या कम होगी, वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा, वो टी पे डिपेंड करेगा कि ये कितना टाइम स्पेंड करेगा इसमें, और डिपेंड करेगा एस पे कि ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा इसमें, ठीक है ना, ये कितना टाइम स्पेंड करेगा। अगर आपने इस चार्जेड पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन के अंदर बहुत ज्यादा टाइम के लिए रखा है, तब आप ये मान के चलो कि आप इसको ज्यादा एक्सेलरेट कर पाओगे। या अगर आपने इस चार्जेड पार्टिकल को इस चीज पे मजबूर किया कि आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करो इस साइक्लोट्रॉन के अंदर, तब आप, हाँ बोलो, तब आप इस चार्जेड पार्टिकल को ज्यादा एक्सेलरेट कर पाओगे। अब सवाल है सर करें फिर क्या, क्योंकि आपने, चलो इसको छोड़ो अभी, सर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज आपने इधर डाला, जब ये एक्सेलरेट होगा ये तो ऑब्वियसली ऐसे ही चलेगा और फील्ड से बाहर जाएगा। तो हम इसको कैसे ज्यादा टाइम स्पेंड कराए इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको कैसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए, कहां, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हां, अब कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा। अगर किसी तरीके से आपने इस चार्जेड पार्टिकल को इस फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जो इसको एक्सेलरेट करा रहा है, लेकिन आपने इसको ऐसे जाने नहीं दिया, सर फिर आपने इसको यहां पे कहा नहीं वापस आ जाओ, ये यहां से जाना चाहते फिर कहा नहीं वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अगर आपने इसको ऐसे चलाया, देखो आप इसको ऐसे चलाते हो तो ये ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और ये ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा, जो मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं आपको। हम ये काम कैसे करेंगे, तो अगर आप किसी तरीके से इस चार्जेड पार्टिकल को सर्कल बनाने पे कामयाब हुए, तब अगर ये सर्कल बनाएगा तो ये ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा और ज्यादा टाइम स्पेंड किया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस कवर की तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सर इसका मतलब एक ही तरीका है इसकी वेलोसिटी बढ़ाने का, इसको बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कराने का एक ही तरीका है, क्या, कि इसको सर्कल में चलाना पड़ेगा। अब सर्कल में कौन चलाता है, क्या आपको याद है सर्कल में कौन चलाता है? हां सर, सर्कल में तो मैग्नेटिक फील्ड चलाता है। तो आपको इस चार्जेड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में और साइमल्टेनियसली मैग्नेटिक फील्ड में भी डालना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको कैसे चलाएगा, सर्कल में चलाएगा, और ये ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, टाइम ज्यादा स्पेंड किया, डिस्टेंस ज्यादा कवर की तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। सर अब क्या करें, सर अब क्या करें, हम ऐसा करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम और एक फील्ड लगाने जा रहे हैं। कौन सा फील्ड बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे सो दैट ये सर्कल करे, क्या पैरेलल की परपेंडिकुलर, सर परपेंडिकुलर। हम ऐसा करेंगे,
हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो डीज है। आप ये समझो कि मेरे पास ये दो डीज है, ये एक डी है, ये दूसरा डी है, ये मेरे पास दो डीज है, ये ऐसे है, ये डीज है, ठीक है ना। ये दो डीज है आपके सामने, ये ऐसे, मैंने इनको ऐसे के बजाय ऐसे दिखाया है। ये दो डीज आपके सामने, आप ऊपर से देख रहे हो ऐसे इन डीज को, ठीक है ना। आपने नीचे लगाया नॉर्थ पोल, ऊपर लगाया साउथ पोल। यहां साउथ पोल है, यहां नॉर्थ पोल है। क्या आप समझ पा रहे हो? हां, नीचे आपने नॉर्थ पोल लगाया, ऊपर आपने साउथ पोल लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे चलेगी। कहां से कहां सर? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, आपको वो बाहर दिखती नजर आएगी। कौन कौन कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा सर, फिर अगर आपने नीचे नॉर्थ पोल लगाया, ऊपर साउथ पोल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। और चार्जेड पार्टिकल देखो, चार्जेड पार्टिकल देखो क्या करेगा। देखो चार्जेड पार्टिकल, अगर चार्जेड पार्टिकल ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। चार्जेड पार्टिकल को आप ऐसे चला रहे हो, ऐसे चला रहे हो। क्या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और मोशन ऑफ चार्जेड पार्टिकल के बीच में 90 डिग्री एंगल है? हां सर, ये तो है। अच्छा, अगर ये वापस भी आएगा ऐसे, तब भी 90 डिग्री। अगर ये इधर जाएगा तब भी 90 डिग्री। अगर ये इधर जाएगा तब भी 90 डिग्री। तो जब चार्जेड पार्टिकल जो है, जब आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे कि डीज आपके पास ये है, नीचे से आपने नॉर्थ पोल लगाया, ऊपर से साउथ पोल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ आ रही है, तब हमेशा, तब हमेशा क्या होगा? जब चार्जेड पार्टिकल एक डी से दूसरे डी की तरफ वापस आएगा, देखो पहले चार्जेड पार्टिकल इधर गया, उसके बाद वापस आया, मैं दिखाऊंगा ना कैसे आएगा वापस। चार्जेड पार्टिकल अगर यहां एक डी से इस वाले डी से इस वाले डी की तरफ जाएगा, देखो ऐसे जाएगा, तब भी परपेंडिकुलर चल रहा है, ऐसे वापस आएगा, तब भी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। आप इमेजिन करो, मैंने क्या कहा, मैं फिर से दिखाऊंगा सर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नीचे से आप ऊपर आ रही है, ये चार्जेड पार्टिकल इस वाले डी से इस वाले डी की तरफ जाना चाहता है। ये सर चार्जेड पार्टिकल इस वाले डी से इस वाले डी की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर इस वाले डी से इस वाले डी की तरफ भी जाएगा, तब भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अरे है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि जब पार्टिकल एक डी से दूसरे डी की तरफ जाएगा, यहां फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, ये हमेशा, ये चार्जेड पार्टिकल हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाएगा सर? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है कि नहीं? तो हमने क्या कहा? हमने कहा हम एक साइड से इसको नॉर्थ पोल लगाएंगे, दूसरे साइड से साउथ पोल लगाएंगे। तो हमने दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को, सॉरी दोनों फील्ड्स को लगाया। किस किस को? इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे हैं आपस में? क्या वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है? देखो देखो, ये क्या है? ये सर डीज है। ये वाला डी क्या है? पॉजिटिव। ये वाला डी क्या है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाएगी सर? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, नीचे। यहां नॉर्थ पोल, ऊपर साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे। ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे। या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से जाए या इधर से जाए, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगी? 90 डिग्री एंगल बनाएगी। क्या समझ आ रहा है आपको? मुझे लगता है नहीं समझ आ रहा। देखो ये वाला डी पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये वाला डी नेगेटिव है। ये दोनों डीज मेरे पास है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन नीचे नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ पोल हमने लगाया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। डी पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो नॉर्थ टू साउथ। देखो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ऐसे फील्ड्स को हम क्रॉस्ड फील्ड्स बोलते हैं। जब दो फील्ड्स आप साइमल्टेनियसली लगा रहे हो, तब आप इन फील्ड्स को क्रॉस्ड फील्ड्स बोलते हो। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमारे पास दो डीज है, हम कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, हमारे पास दो डीज है। इन दो डीज को हमने क्या किया? ये दो डीज हॉलो है और इनको हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ जोड़ दिया है, ठीक है ना। जब हमने इनको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ जोड़ दिया,
ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों डीज को एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया, लेकिन कैसे? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया कि वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये नॉर्थ पोल नीचे से लगाया, ये साउथ पोल ऊपर से लगाया, ये नॉर्थ टू साउथ हमने लगाया, ठीक है ना। तो क्रॉसेड फील्ड्स हमने बनाए। किस किस का क्रॉसेड? इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉसेड फील्ड्स हमने बनाए। अब देखो अब क्या होगा, अब देखना है, हाँ अब देखना है होगा क्या। ये कंस्ट्रक्शन हमारे पास है, और इस कंस्ट्रक्शन में और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पे, एक डी को हम लास्ट में काट देते हैं यहां पे, और यहां से एक पाथ बना के रखते हैं, ताकि जब पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट होके बाहर निकले तो वो यहां से जाए, बस ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब देखो वर्किंग, तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ आया होगा। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू हॉलो मेटेलिक डीज, it consists of two hollow metallic Ds which are connected to a high frequency oscillator। ठीक है, चलो मैं कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट होगा। It consists of two metallic hollow D-shaped chambers known as Ds, very good। These are connected to a high frequency oscillator। ये high frequency oscillator है which changes the polarity of Ds after regular intervals of time। ये आपको मालूम होगा। The Ds are placed in a strong horseshoe magnet। horseshoe magnet जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट माना जाता है। जब आप मैग्नेट की शेप horseshoe की बनाते हो तब ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हमने यहां पे वर्ड लिखा horseshoe magnet, ठीक है ना। The Ds are placed in a strong horseshoe magnetic field perpendicular to the direction of electric field। ये आपको याद होगा। This arrangement is called as crossed field। इसको हम crossed field कहते हैं। It is provided with a window। इसमें एक विंडो भी दी जाती है इधर, through which the charged particle escapes, जहां से charged particle बाहर निकलता है and strikes the target, और टारगेट को स्ट्राइक करता है जिस टारगेट पे आपको वो एनर्जेटिक पार्टिकल बम्बार्ड करना होता है। तो अगर आपको आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन चाहिए तो आप न्यूक्लियस को इधर रखोगे, ये बाहर निकलते इसको बम्बार्ड करेगा या बाहर निकलते इसको स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका कंस्ट्रक्शन है, और आप इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो दिखा सकते हैं। अब देखो वर्किंग में क्या होगा, अरे सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। और अगर आपको पूछा गया ये क्वेश्चन तो आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो अब देखो बेटा और क्या है इसमें। हाँ, तो यहां पे साउथ पोल है और यहां पे नॉर्थ पोल है, वो आप लोग जानते हो। तो मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं। तो यहां से हॉर्सशू मैग्नेट का हमने साउथ पोल कंसिडर किया है, और यहां से हमने इसका नॉर्थ पोल कंसिडर किया है। अब देखो होगा क्या। हाँ, जब आपने गैप में इस चार्जेड पार्टिकल को रखा, वी सपोज दैट उस टाइम ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। हम कौन सा चार्जेड पार्टिकल रख रहे हैं? सर हम तो पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल रख रहे हैं। अगर आपने यहां पे पॉजिटिव चार्जेड पार्टिकल को रखा है, तब आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक्सेलरेट होगा। कहां से कहां? सर ये एक्सेलरेट होगा फ्रॉम D1 टू D2। ये D1 से D2 की तरफ ऐसे चलेगा, है कि नहीं? गुड। अब देखो जब ये D1 से D2 की तरफ जाएगा तो ये इस D के अंदर चला जाएगा। देखो ये अंदर जब गया तो अंदर क्या होगा, बोलो मुझे। अब इस हॉलो D के अंदर कौन सा फील्ड प्रेजेंट होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, या दोनों प्रेजेंट होंगे? दोनों। बिल्कुल गलत जवाब। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल गलत जवाब। अरे वहां तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि इनसाइड अब हॉलो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं होता, तो इसको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इसको एक्सेलरेट बोलो नहीं करेगा, लेकिन वो इसको क्या करना चाहेगा? वो इसको सर्कुलर पाथ में फॉलो कराना चाहेगा। सर क्यों? क्योंकि आपने चार्जेड पार्टिकल को मूव कराया है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो जब ये एक डी से दूसरे डी की तरफ जाएगा, जो मैं भी बता रहा था, ठीक है ना, तब इसकी मोशन हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड जो भी सिखा रहा था मैं,
ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्जेड पार्टिकल D1 से D2 की तरफ गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे है, ये D1 से D2 की तरफ गया, तो इसका मतलब ये इसको क्या कराना चाहेगा, ये इसको सर्कुलर पाथ फॉलो कराना चाहेगा। ये देखो D2 में इसने सर्कुलर पाथ फॉलो की। जो ही ये सेमी सर्कल बनाएगा, जो ही सेमी सर्कल बनाएगा, ये अपना हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, तो ये D2 से बाहर आने की कोशिश करेगा। और जो ही ये D2 से बाहर आएगा, ये पोलैरिटी ऑटोमेटिकली हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने चेंज की होगी। ये पहले पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। अब देखो, ओहो, चार्जेड पार्टिकल को इधर रिपल्शन प्रोड्यूस होगी, इधर अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, ये फिर से एक्सेलरेट होगा। बोलो, एक एक्सेलरेशन इसको यहां प्रोड्यूस हुई, दूसरी एक्सेलरेशन इसको यहां प्रोड्यूस हुई होगी, क्या इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी? यस सर, इसकी वेलोसिटी तो और बढ़ जाएगी, क्योंकि पहला पुल इसको इधर मिला, अब दूसरा पुल इसको इधर मिलेगा। ये इसी पुल से यहां आ रहा था, अब इसको और ये खींचेगा, तो ये बेसिकली इधर फिर से एक्सेलरेट होगा। लेकिन अब ये एक्सेलरेट हुआ, चलो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये एक्सेलरेट हुआ और D1 में एंटर हुआ। अच्छा, D1 में फिर से इसको कौन सा फील्ड मिलेगा? बोलो, अगर आपको समझ आया सर, मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या कराना चाहेगा इसको? सर वो तो इसको सर्कल कराना चाहेगा। अब सवाल है कि ये सर्कल इधर कंप्लीट करेगा या ये इधर से जाएगा, ये हमें देखना होगा। क्या ये दूसरा जो सर्कल बना रहा है, ये जो इस D के अंदर सर्कल बना रहा है, क्या उसकी रेडियस पहले वाले सर्कल से ज्यादा होगी या कम होगी? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपने अगर आपको याद होगा, हमने एक रिलेशन डिराइव की थी, जब हम लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे थे, और उसमें हमने रेडियस के लिए एक इक्वेशन डिराइव की थी। यहां से इक्वेशन डिराइव की थी। हमने कहा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो QVB के साथ mv स्क्वायर बाय r बैलेंस हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखते हो तो आपको याद होगा कि हमने कुछ ऐसे प्रूव किया था। ये एक वी के साथ कैंसिल हुआ था, r इधर गया था, तो r इज इक्वल टू mv बाई QB आ गया था। ये रेडियस है mv बाई QB। अब देखो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो रेडियस ऑब्वियसली इंक्रीज हुई। देखो, चार्ज पार्टिकल का मास सेम है, इसका मास चेंज नहीं हुआ, चार्ज सेम है, इसका चार्ज भी चेंज नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड वही है जो इससे पहले लगाया था, लेकिन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि इसको दूसरी एक्सेलरेशन मिली। यहां पे इसको दूसरी एक्सेलरेशन यहां पे मिली। जब इसको दूसरी एक्सेलरेशन यहां पे मिली, जब इसको दूसरा पुल यहां पे मिला, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो रेडियस इंक्रीज होगी या डिक्रीज? सर रेडियस भी तो इंक्रीज होगी, इसका मतलब ये जो सर्कल बनाएगा यहां पे इस वाले डी में, वो इससे बड़ा होगा, है कि नहीं? इसलिए ये यहां से वापस नहीं जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, नहीं, ये ऐसे जाएगा, क्योंकि इसको रेडियस बढ़ानी है, तो अगर रेडियस बढ़ानी है तो सर्कल बड़ा करना होगा। सर्कल बड़ा किया इसने, इसलिए यहां से वापस जाएगा। और जो ही ये यहां से वापस जाना चाहेगा, पोलैरिटी फिर से चेंज होगी, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। देखो, ये ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा। देखो कितनी डिस्टेंस से कवर कर रहा है, आप देखो, S इंक्रीज हो रहा है, T इंक्रीज हो रहा है। अगर S इंक्रीज हो रहा है, T इंक्रीज हो रहा है, तब आपको समझ आ रहा होगा, शाबाश, तब आपको समझ आ रहा होगा दैट, चलो हम विंडो इस साइड रखेंगे, क्योंकि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाया, हम विंडो इस साइड रखेंगे, क्योंकि यहां थोड़ी ये जाएगा, फिर हम विंडो इस साइड रखेंगे ऐसे, और टारगेट भी यहां रखेंगे, ये विंडो है। तो जब ये पेरिफेरी से जाएगा, देखो देखो देखो, इधर से चला जाएगा और टारगेट को हिट करेगा। ये बेसिकली हमारे पास वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ आपको समझ आया होगा अगर आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया होगा। मैं जल्दी से आपका फिर से रिफ्रेश करता हूं, हुआ क्या। पहले चार्जेड पार्टिकल इधर था, ठीक है ना, ये पहले पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये इधर एक्सेलरेट हुआ। जब ये डी के अंदर गया तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिला, इसको मैग्नेटिक फील्ड मिला। मैग्नेटिक फील्ड ने इसको एक्सेलरेट नहीं किया, उसने सिर्फ इसके डायरेक्शन को चेंज किया और इसको एक आधा सर्कल बनाने पे मजबूर किया। जब ये वापस निकला
तब इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई थी और ये फिर से एक्सेलरेट हुआ। इस पॉजिटिव ने इसको रिपेल किया, नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया और ये फिर से एक्सेलरेट हुआ। तो इसका दूसरा एक्सेलरेशन यहां पे मिला, इसलिए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तब इसको रेडियस इंक्रीज करनी है, तो इसलिए इसने एक ही सर्कल नहीं बनाया, इसने दूसरा सर्कल बड़ा बनाया। यही प्रोसेस कंटिन्यू रही। जब ये इधर गया, जब ये वापस निकलने वाला तो पोलैरिटी फिर से चेंज हो गई, नेगेटिव पॉजिटिव। ये हम खुद रखते हैं पोलैरिटी, ये हम तक होता है, हमारे हाथ में होता है कि हम पोलैरिटी कब चेंज कराना चाहेंगे। हम ऐसे पोलैरिटी चेंज कराते हैं कि ये हाफ सर्कल कंप्लीट करना चाहिए और उसके बाद हम पोलैरिटी चेंज करनी चाहिए। तो यही प्रोसेस जब कंटिन्यू रही, तो इसने बेसिकली अपना टाइम बहुत स्पेंड किया, यहां पे बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत डिस्टेंस कवर की। एस इंक्रीज हुआ, टी इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से वी इंक्रीज हुआ और हम कहेंगे दैट ये हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल बना और बाहर निकला, इस विंडो से बाहर निकला और आगे हमने टारगेट रखा था और इसने टारगेट को स्ट्राइक किया और हमें वही यूज इसका मिला जिसके लिए हमें ये चाहिए था। तो वर्किंग सिंपल है, मैं वर्किंग यहां पे लिखता हूं, ठीक है, आप पास करके उसको नोट करें। तो ये इसकी वर्किंग मैंने लिख के रखी है, आप इसको नोट कर सकते हो। द चार्जेड पार्टिकल टू बी एक्सेलरेटेड इज प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर पॉइंट बिटवीन द डीज if the polarity of d1 is assumed to be positive and that of d2 to be negative, the charged particle is accelerated towards d2। पहले ये d2 की तरफ एक्सेलरेट होगा। As the particle enters into the d, जब पार्टिकल d में एंटर होगा, the magnetic field circulates it in half circle, ठीक है ना, वो उसको हाफ सर्कल में सर्कुलेट करेगा। As soon as the charged particle comes out, जो ही ये वापस आएगा, बाहर निकलेगा, out of the d2, the high frequency oscillator reverses the polarity, वो पोलैरिटी को रिवर्स करेगा। अब चार्जेड पार्टिकल की तरफ एक्सेलरेट होगा d1 की तरफ। द चार्जेड पार्टिकल इज नाउ एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स d1 विद अ लार्जर वेलोसिटी, लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी। आफ्टर एंटरिंग d1, जब ये d1 में एंटर हो जाएगा, इट अगेन मूव्स इन अ सेमी सर्कल, ये फिर से सेमी सर्कल ट्रेस करेगा, लेकिन उसकी रेडियस इंक्रीज हुई होगी ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड द चार्जेड पार्टिकल एक्वायर्स a very large velocity। यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी और चार्जेड पार्टिकल एक लार्ज वेलोसिटी एक्वायर करेगा और फिर वापस कब आएगा, एंड कम्स आउट ऑफ द साइक्लोट्रॉन एंड कम्स आउट ऑफ द साइक्लोट्रॉन कहां से, थ्रू द विंडो से ये बाहर आएगा एंड स्ट्राइक्स, और स्ट्राइक किसको करेगा, स्ट्राइक्स द टारगेट। तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग थी और कंस्ट्रक्शन थी और यूजेस थे। इसका मैथमेटिकल पोर्शन रह गया है, छोटा सा अलग सा वीडियो मैं बनाऊंगा उसका मैथमेटिकल पोर्शन का, जिसमें हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करने वाले हैं, टाइम पीरियड वगैरह को डिस्कस करने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा।